So the last class we were discussing about system components, right? Now अब tell me, अब बताओ अपनी प्रॉब्लम्स। ये आपके सामने डायग्राम आ गया, ये हमने इसलिए ये एक रफ डायग्राम है जिसे हम कहते हैं ना हाई लेवल डायग्राम। मतलब इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही होता होगा सिस्टम में। ये केवल लॉजिकल डायग्राम है जिसमें आपको ये बताया गया है कि भाई आपके ये सिस्टम कंपोनेंट्स मिनिमम एक नॉर्मल सिस्टम में होंगे ही होंगे, जिनका मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होगा। और इन्हीं चीजों को कंट्रोल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, राइट? यही हम सब डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है बच्चे? तो अब पहले आप एक काम करो, इस डायग्राम का पहले स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि अब इसी में हम मैं डिजाइनिंग करता रहूंगा तो ये बहुत वो हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा पूरा डायग्राम। तो पहले इसके एक स्नैपशॉट रख लो, सेव कर लो। मैं इसी पे समझाने वाले हैं चीजें, हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। कर लिया बच्चे? हो गया सर। ठीक है, तो अब हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस चेंज द कलर। ब्राउन कलर, ओके। तो अब हम बात कर रहे थे सिस्टम कंपोनेंट्स की, राइट? तो सिस्टम कंपोनेंट्स में भाई एक तो कंट्रोल यूनिट होगी, एक आपकी मेमोरी होगी, ठीक है? यही एक बेसिक डायग्राम है, ठीक। तो मैंने क्या बोला था कि भाई जो भी चीज हमें एग्जीक्यूट करनी है, तो रियल में हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में। ऐसा क्यों? प्राइमरी मेमोरी में क्यों नहीं रहते? सर क्योंकि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होता है, कंप्यूटर और ऑफ होता है तो लॉस्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो हमें हमने हमारे सिस्टम में हमेशा एक ऐसी मेमोरी रहती है जो कि नॉन वोलेटाइल होगी, जो पावर ऑफ होने के बाद आपका जितना भी डाटा है उसे इरेज ना होने दे, वो परमानेंटली सेव करे, जिसे हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, राइट? ये तो बेसिक्स है, ये तो आपने 8th क्लास तक भी पढ़ लिए होंगे, राइट? अब देखो वही सब बेसिक्स ही हम लोगों की नॉलेज बिल्डअप करते हैं। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, तो वहाँ दिक्कत है। इसलिए ये सिस्टम कंपोनेंट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो हमने बोला कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। लेट अस से कि मैं प्रोग्राम्स को पीआर नाम से जान रहा हूँ, तो प्रोग्राम 1 2 3 4 लाइक दैट, ये सारे यहाँ पर क्या है? प्रोग्राम्स हैं। अब प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स क्या होते हैं? इनएक्टिव स्टेट होती है, इनएक्टिव स्टेट ऑफ ए प्रोसेस, राइट? एम आई राइट गाइस? यस सर। ठीक है। अब अब हुआ क्या कि भाई कोई एक प्रोग्राम जो मैं इसमें से उठाना चाहता हूँ, मान लो मैंने कोई वर्ड की फाइल खोली, तो वो एक प्रोग्राम है, तो वर्ड की फाइल मैंने खोली, तो वो जब फाइल खुली और मेरे सामने आई, इस दौरान क्या काम हुआ होगा? उस फाइल को यहाँ से सबसे पहले लोड किया गया होगा रैम में। इसे हम बोलते हैं लोडिंग प्रोसेस, ठीक है? ये लोडिंग याद रखना, यहाँ पर हो रही है लोडिंग, ठीक? तो जब वो लोडिंग हो गई और वो जब रैम में आ गया तो हमने उसे क्या बोला जी? नाउ वी कॉल देम एज प्रोसेस, राइट? इन शॉर्ट वी कैन सिग्निफाई इट बाई सिंपल पी, राइट? अब वो एक प्रोसेस बन चुका है, और इस वजह से वो आपको एग्जीक्यूटेबल है, मतलब वो आपको दिखने लगा है स्क्रीन पे। अगर वो रैम में नहीं आएगा तो आपको स्क्रीन पे कभी नहीं दिखेगा, राइट? तो होता है ना कभी, इसका एग्जांपल देखो, जब आपकी रैम खराब हो जाती है तो आपकी डिस्प्ले आनी बंद हो जाती है। कभी हुआ है किसी के साथ? यस सर। हाँ, तो डिस्प्ले बंद होने का मतलब ही यही है कि आपकी रैम में कुछ प्रॉब्लम आई है। या तो आपकी रैम काम नहीं कर रही है, या फिर वो क्या कहते हैं, माल फंक्शन हो गई है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं क्रैकिंग हो चुकी है, उसके जो सर्किटरी है उसको कहीं लूज हो चुकी है, राइट? तो हर ये एक पहला लॉजिक क्या बोलता है कि किसी भी प्रोग्राम को जब वो एग्जीक्यूटेबल बनेगा तो उसको कहाँ होना जरूरी है? पहला पॉइंट, रैम में, इस पॉइंट पे। यहाँ एक बार आ गया, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, ठीक है जी? तो यहाँ से उसे हम ट्रांसफर करते हैं कैश में। कैश से वो फिर जाती है कहाँ?
उसकी वैल्यूज रजिस्टर्स में जाती हैं जब वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। रजिस्टर्स में उसके साथ मैनिपुलेशंस जो भी परफॉर्म करने होते हैं, अर्थमेटिकल मैनिपुलेशंस वो एएलयू परफॉर्म करता है, और वाया सीपीयू वो उसके रिजल्ट्स को स्टोर करवाता है। राइट, यहाँ तक तो क्लियर है फंडा। ये जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है ये तो समझ में आ गया, यानी कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे इन्फॉर्मेशन फ्लो कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी टू सीयू, राइट। ये इन्फॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, राइट। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। नो अच्छा, सर। कैश क्यों लगाते हैं बच्चे हम लोग? सर कैश सबसे नजदीक होता है सर सीपीयू के, तो प्रोसेसिंग फास्ट होगा। वो तो चलो, तो सर्किटरी की वजह से उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच्ड है आपके मदरबोर्ड में, राइट। यहाँ तक समझ में आती है बात, बट रिक्वायरमेंट क्या है इसकी मुझे? सर बिकॉज रैम से सीपीयू में जब डाटा ट्रांसफर होता है, रैम स्लो है एज कम्पेयर टू सीपीयू। तो हम एक हम्म, बल्क ऑफ डाटा पहले से ही, मतलब सीपीयू रैम से डाटा मंगवाता है, तो वो थोड़ा हम्म। और डाटा पहले से कैश में दे जाता है, ताकि हमें अगर एक बार हमको रिक्वेस्ट भेजे तो कैशे में आके मिल जाए तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कैश का यूज कर रहे हैं केवल अपने डिलेज को मिनिमाइज करने के लिए। डिलेज को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कैशे का यूज कर रहे हैं, राइट। और वो कौन से डिलेज हैं? एक्सेस डिलेज, एक्सेस डिलेज, ताकि मुझे बार बार रैम में न जाके उस चीज को एक्सेस ना करना पड़े, क्योंकि रैम को एक्सेस करने का टाइम ज्यादा है कैश को एक्सेस करने से, राइट। ठीक है, इसका लॉजिक जनरली कहाँ से आया जी? अब इसको जो भी हमारे कंप्यूटर साइंस में हम लोग पढ़ते हैं उसका सब जितने भी लॉजिक्स हैं सब रियल वर्ल्ड से लिए गए हैं। कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जो आपका हवा में आया है, किसी आइंस्टाइन ने सोचा था, है ना। सीधा सीधा ये मान के चलो, जैसे आपका शॉपकीपर होता है, जिसकी शॉप होगी उसे पता होगा, या फिर आप वहां जाते हो, शॉपिंग सेंटर में जाते हो, ग्रोसरी सेंटर में जाते हो, तो वहां देखते होंगे आप कि जो काउंटर है जहाँ पर बिलिंग होती है वहां पर भी कुछ छोटी छोटी चीजें रखी हुई रहती हैं। होता है ऐसा? भाई शॉप में ज्यादातर सामान तो अंदर शॉप के अंदर ही होता है, बट जो बिलिंग काउंटर होता है जहाँ से एग्जिट पॉइंट होता है, जहाँ पर बिल हो रहा होता है आपका, वहां पर भी कुछ छोटे छोटे सामान रखे रहते हैं, लाइक हैंकी रखा हुआ होगा, या फिर आपका शू पॉलिश रखी होगी, या फिर चॉकलेट्स रखी होंगी, ऐसे करके, है ना। तो यस वो सर। ऐसा क्यों करते हैं वो मार्केटिंग दुकानदार? स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है ये, कुछ और है। ये नीड है बेटा उसकी। हाँ मतलब उससे जोड़ सकते हो आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा क्यों करते हैं? सर चेंज नहीं होगा तो वो छोटी चीजों उसे दे सकते हैं चेंज के बदले में। अच्छा, और कोई रीजन दिमाग में नहीं आ रहा है? सर बिलिंग के टाइम सर, जब तक वो बिलिंग करवाएगा तब तक अगर उसमें से कुछ पसंद आ गया तो वो ले लेगा सर। हाँ वो भी है, वो भी है, वो भी इनडायरेक्ट हो गया, उसका आंसर सही है, वो भी सही आंसर है, बट इनडायरेक्ट हो गया। रियल उसका आंसर ये है बच्चे कि देखो, ग्रोसरी स्टोर में ज्यादातर बड़ा बड़ा सामान जो है वो अंदर की साइड रखा रहता है, ठीक है। अब वो उसी में मिक्स है सामान, बड़ा भी है अंदर, छोटा भी है, बट कुछ ऐसे मोस्ट फ्रिक्वेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि डे टू डे लाइफ में बंदा यूज करता ही है, और जनरली वो जब स्टोर में जाता है तो उनको पिक करना भूल जाता है कई बार। जैसे हैंकी, हैंकी उसको रिक्वायरमेंट तो थी, अंदर घुसने से पहले उसने सोचा भी था कि हैंकी भी लेना है मुझे, बट जब उसने अपना बाकी सामान, मंथली सामान लेने लगा तो उसने भूल गया कि हैंकी भी लेना है। तो हो सकता है, चांसेस आर देयर कि उसने हैंकी अंदर से ना उठाया, तो वो ऐसे सामान जो कि मोस्ट यूज फ्रिक्वेंट यूज केसेस हैं जिनके, या फिर जिनका ज्यादातर लोग यूज करते करते हैं, हर एक घर में यूज होता है, और वो जनरली छोटी चीजें हैं जिनको वो भूल जाता है, तो ऐसी चीजों को वो काउंटर के पास इसीलिए रखता है कि भाई इन केस मान लो अगर यूजर भूल भी गया तो बिलिंग के टाइम पे कम से कम यहाँ पर दिख जाए उसे, तो वो शायद हो सकता है यहाँ से भी परचेज कर लेगा उसे, यहाँ से उठा लेगा उसे, उसको अंदर न जाना पड़े छोटी सी चीज के लिए, राइट। तो ऐसी चीजें जो मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज होता है जिनका, जो बार बार उसे जरूरत पड़ेगी यूजर को, और मोस्ट ऑफ द केस में हर घर में जरूरत पड़ती है, तो उन प्रोडक्ट्स को वो सामने ही रख देता है, ताकि
अगर कोई भूल भूल भी जाए तो वो वहां से उस समय क्लिक कर ले, राइट। लाइट चलेगी, चलो कोई नहीं, जब तक चल रहा है यूपीएस चलने का। तो यही फंडा उठाया गया कैश में भी। कैश में क्या बोला उन्होंने, उन्होंने कहा कि भाई जब मुझे पता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस, लाइक मान लो कोई सिस्टम का प्रोसेस है, सिस्टम 32 की कोई डीएलएल है, जो उसको हर टाइम जरूरत पड़ेगी, हर प्रोसेस को रन होने के लिए उस फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करता है, उस फाइल की एक इमेज को कैश में स्टोर कर लेता है। जनरली कैश में हम पूरी पूरी इमेज नहीं डालते, हम जनरली उसका एड्रेस डालते हैं, बट अगर आपके पास मतलब ज्यादा प्रोसेस नहीं चल रहे हैं तो आप उसकी कॉपी रख सकते हो। मान लो छोटा सा कोई प्रोसेस है, केबीज में है कोई प्रोसेस, तो उसको आप डायरेक्टली कैश में स्टोर कर सकते हैं। तो वो कैसा प्रोसेस है जी, वो ऐसा प्रोसेस है जो सिस्टम को यूजर्स के प्रोसेस चलाने के लिए ऑल द टाइम बार बार उसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो उस ऐसी चीजों को वो कैश में रखता है। क्यों? क्योंकि जब उसे पता है कि हर प्रोसेस जब भी आएगा तो उसको ये वाली फाइल चाहिए, ये वाली फाइल पे फिर से उसको वापस रैम में एक्सेस करने के लिए ना जाना पड़े, क्योंकि रैम का एक्सेस टाइम ज्यादा है, तो डायरेक्टली कैश से एक्सेस कर ले उसे। तो अब उसका फंडा समझ में आया कैश का? यस सर। है ना। तो कोई भी चीज रियल वर्ल्ड से बाहर नहीं है, हर चीज रियल वर्ल्ड से ली गई है। तो जो भी चीजें सिस्टम को लगता है कि भाई ये फाइल्स ऐसी हैं, जैसे explorer.exe है, भाई यूजर को कुछ भी चीज दिखाने के लिए उसको उस exe की फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसको कैश में रखता है, स्टोर रखता है, जब तक सिस्टम आपका ऑन रहता है। जब आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हटा दी जाती है वहां से। ठीक है। तो ऐसे कुछ फाइल्स जो कि रिक्वायर्ड हैं ऑल द टाइम, या फिर 90% ऑफ द केसेस में, जिनकी जरूरत उसे हर 90% केस में पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब जिनके बिना वो किसी भी प्रोसेस को रन नहीं कर सकता, तो वो डीएलएल या फिर वो फाइल्स या वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, उनको वो कैश में डाल देता है। ठीक है, यहाँ तक भी बात सही है, यहाँ तक तो कैश का यूज समझ में आता है। बट रियल में कैश का यूज आता है समझ में जब हम आएंगे लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस जब आपके रैम में होंगे। ठीक है। अब लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट जब हो रहे होंगे आपकी रैम में, तो वहां पर कब कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिन जो कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होंगे, और जिनका उसे पता है कि भाई ये थोड़ी देर बाद फिर से आएगा, इसकी जरूरत मुझे दोबारा से पड़ेगी, तो वो उन प्रोसेसेस के जितने भी मेमोरी एड्रेसेस हैं वो होल्ड कर लेता है कैश में, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये हर 2 सेकंड बाद आ रहा है ये प्रोसेस। तो वो एक एजम्पशन मानता है कि भाई अगर ये हर 2 सेकंड बाद आ रहा है, तो 10वें या 12वें सेकंड बाद अगर कोई फर्दर नया प्रोसेस आ गया, और उसके बाद वो ये मान के चलता है कि उसके बाद भी ये जो 2 सेकंड बाद आने वाला प्रोसेस है, हर 2 सेकंड में ये दोबारा आएगा। वो ये एज्यूम करता है ना, एजम्पशन पे चलता है उसका सिस्टम। उसे आपने कैश में पढ़ा होगा, वो स्पेशियल और टेम्पोरल में लोकेशन करके ऐसे कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है वर्ड। तो उसमें वो यही एजम्पशन रहता है उसका कि भाई जो चीज ज्यादातर यूज हो रही है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अभी यूज हुई है, उसके ज्यादा चांस है दोबारा से यूज होने के। तो ऐसे चीजें जो ज्यादा बार यूज हो रही है, ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज हो रही है, उनको वो कहाँ पर रखना शुरू कर देता है, उनके एड्रेसेस को होल्ड करना शुरू कर देता है कैश में, ताकि वो डायरेक्टली उस मेमोरी पे पहुंच सके, उसको उस एड्रेस को सर्चिंग ना करनी पड़े। है ना। यही तो प्रोसीजर होता है भाई। अगर 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 ऐसा नहीं करेगा, तो जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंट प्रोसेस है, मान लो P1 P2 P3 P4 P5, इनमें से जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंट प्रोसेस है P3, तो अगर वो एड्रेस होल्ड नहीं करेगा तो बार बार उसे क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा रैम को। इस P3 को बार बार एक्सेस करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, रैम को स्कैन करना पड़ेगा, इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके फिर P3 पे पहुंचेगा, फिर एक्सेस करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम P3 की रिक्वायरमेंट पड़ी उसे, तो फिर वो स्कैन करेगा। तो ये स्कैनिंग उसे ना करनी पड़े, ये जो मल्टीपल टाइम्स स्कैनिंग है प्रोसेस को सर्च आउट करने के लिए, ये उसे बार बार ना करना पड़े, तो वो क्या करेगा, P3 के एड्रेस को होल्ड कर लेगा कैश में। राइट। तो अगली बार जब भी उसे P3 का एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी, तो सीधा यहाँ से उसको एड्रेस को रीड करेगा और डायरेक्ट वहां पर उसे एक्सेस कर लेगा। तो उसने अपना कुल मिला के क्या बचा रहा है, वो टाइम बचा रहा है, एक तो सर्चिंग टाइम बचा रहा है, ऊपर से एक्सेस डिले टाइम बचा रहा है। राइट। वो मिनिमाइज कर रहा है। ये एक्सेस डिले कब बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ सर्चिंग एक्सेस हो जाएगी, नंबर ऑफ सर्चिंग बढ़ जाएगी, तो ये एक्सेस टाइम बढ़ जाएंगे। तो एक्सेस, अगर आप सर्चिंग को ही मिनिमाइज कर दो, तो ये आपके जो डिले हैं ये भी मिनिमाइज हो जाएंगे। राइट।
तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्यों चाहते हैं हम कि डिलेज मिनिमम हो, डायरेक्ट एक्सेस इजीली वो एक्सेस कर सके, इजीली वो पहुंच सके उस प्रोसेस तक जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंट है। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका सीधा सीधा एक ही रीजन आता है, ये जो भी हम एक्सेस डिले को मिनिमम करना चाहते हैं, इसका सीधा सीधा एक ही रीजन है कि भैया हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्स, हमारे केस में अभी यहाँ पर क्या है, वो सीपीयू, सीपीयू टाइम, सॉरी सीपीयू टाइम है हमारे केस में, वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है लिमिटेड, लिमिटेड, और इन रिसोर्स की डिमांड, रिसोर्स डिमांड जो है वो आप कह सकते हो अनलिमिटेड। आप गैस नहीं कर सकते कि डिमांड कितनी आने वाली है। हो सकता है अभी रैम में 5 ही प्रोसेस चल रहे हैं, मे बी आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स एकदम से किसी ने गेम स्टार्ट कर दिया तो उसके 1000 प्रोसेस इनलाइन हो गए रैम में। जैसे ही वो 1000 प्रोसेस इनलाइन होंगे तो वो फाइट करेंगे किसके लिए, जितने ही प्रोसेस रैम में है वो किस चीज के लिए फाइट कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट होने के लिए, और एग्जीक्यूट होने के लिए उसको रिक्वायरमेंट है सीपीयू की। तो किसके लिए फाइट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, सीपीयू के लिए, कि भाई जल्दी से उन्हें सीपीयू मिल सके और जल्दी से अपना काम एग्जीक्यूट करें और निकलें, है ना, वो वेटिंग में ना रहे। तो कुल मिला के हमें को जब भी हम सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं या फिर डेवलप करते हैं कोई भी आर्किटेक्चर, तो हमारा मेन फोकस रहता है कि मिनिमम करना होता है हमें क्या, डिलेज को, एक्सेस डिलेज को, एक्सेस टाइम को मिनिमम करना होता है, और मैक्सिमम करना होता है किसको, कोई बता सकता है, एनीवन? दूसरा पैरामीटर जो हमें मैक्सिमाइज करना होता है, एक्सेस, एक पैरामीटर तो हो गया, एक्सेस टाइम को हमें मिनिमाइज करना होता है। दूसरा मैक्सिमाइज किसे करना होता है हमें, एनीबडी? मैक्सिमम प्रोसेस एग्जीक्यूशन, मैक्सिमम प्रोसेस एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट, बोलो बोलो। मैक्सिमम प्रोसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके हैं, राइट? यस सर। इस चीज को किस नाम से जानते हैं हम लोग, तुमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है? नहीं पढ़ा, अच्छा। इसी चीज को कि नंबर ऑफ प्रोसेस मैक्सिमम एग्जीक्यूट हो सके हैं सिंगल यूनिट ऑफ टाइम में, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सर थ्रूपुट। गुड, थ्रूपुट, थ्रूपुट, थ्रूपुट ऑफ सीपीयू। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली घट जाएगी, और एक चीज घटेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आपका एक्सेस टाइम बढ़ा तो थ्रूपुट कम हो जाएगी, राइट? एम आई राइट गाइस? यस यस सर। तो अगर हम देखें इनका रिलेशन, तो यही तो बात हमारी सिद्ध होती है कि थ्रूपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्सेस टाइम। बस एक ये छोटा सा एक जिसे आप फॉर्मूला बोलते हो, इस पे पूरे की पूरी सिस्टम डिजाइनिंग मैटर करती है, राइट? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें एक्सटर्नल मेमोरी ज्यादा ना लगानी पड़े। अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी ज्यादा लगा रहे हैं तो एक्सेस टाइम बढ़ा रहे हैं, और एक्सेस टाइम बढ़ा रहे हैं तो थ्रूपुट कम होगा, राइट? तो इसीलिए आप देखना कि जो जो भी डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, उसमें हमें भाई हमारा काम कैश से चल जाता है, बट कैश चूंकि लिमिटेड है, उसका साइज कितना होगा भाई, कैश जनरली कितने एमबी की होगी, 2 to 4 MB है। ऐसे ही L2 भी कैश भी ज़्यादा ज़्यादा 4 to 8 MB होगी। तो हमारे जनरली प्रोसेसेस इनसे बड़े होंगे, जो भी हमारे प्रोसेस आज के कंप्यूटर्स में चल रहे हैं वो काफ़ी एमबीज के होते हैं, इनसे लार्ज साइज के होते हैं। तो इसलिए हमें रैम की जरूरत थी, बट रैम चूंकि वोलेटाइल है भाई, इसमें हम परमानेंटली तो रख नहीं सकते प्रोग्राम को, तो इसे इसलिए हमें एक सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट आ जाती है। इसलिए हमें एक परमानेंट डिस्क रखनी पड़ती है या फिर टेप रखनी पड़ती है, स्टोरेज रखना पड़ता है, ताकि हम लोग परमानेंट रख सके अपने प्रोग्राम्स को जब हम सिस्टम को बंद करें। यहाँ तक क्लियर है सबको बात, ये राम कहानी जितनी भी अभी तक चली है ये क्लियर है?
यस सर, क्लियर सर। ठीक है, ये अगर क्लियर नहीं है तो बच्चे इसे क्लियर कर लो, क्योंकि ये जो हमने अभी तक जितना भी हमने ये रामायण अभी पढ़ी है, यही इसी पे पूरी कहानी चलने वाली है। और ये तो चलो पूरा डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है वो। ठीक है, इस 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे डायग्राम पूछ सकता है और उसकी थोड़ा बहुत डिटेल पूछ सकता है। ठीक है, और इसी चीज को जो हमने अभी समझा है, इसी चीज को छोटे रूप में अगर ध्यान रखना है, तो बस इतना ध्यान रखो कि भाई हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में आपके प्रोग्राम्स हैं। जब भी वो एग्जीक्यूट होना चाहेंगे तो उन्हें कहाँ आना पड़ेगा, रैम में आना पड़ेगा जी। और रैम में आने के बाद उन्हें सीपीयू प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्लो ये रहेगा, यहाँ से प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होगा, यहाँ से उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके रिजल्ट्स यहाँ डाले जाएंगे टेम्परेली, और वापस जब वो टर्मिनेट होगा तो वो अपने रिजल्ट्स वापस यहाँ डालेगा। तो यहाँ पे तो लोडिंग होगी, यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए लोडिंग की गई है, प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, यहाँ से रिजल्ट्स वो रैम में वापस डालेगा और परमानेंट कर दिए जाएंगे रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को सेव कर दिया जाएगा। ये एक छोटा सा डायग्राम आपका पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होगा, क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता रहेंगी तो आपको ये पता चलता रहेगा कि हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो कहाँ पर होने वाला है, क्या वो रैम में हो रहा है। ये इसका शॉर्ट शॉर्ट समझ लो इसका। ये जो इसमें हमने कैश वैश सब हटा दी, हमने ये मान लिया कि सीपीयू का ही पार्ट है कैश, तो इसलिए केवल हमने 3 एंटिटीज दिखा दी। हाँ, एचडीडी दिखा दी, रैम दिखा दी, है ना, एचडीडी, रैम और ये सब। तो यहीं पर हम जितने भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम सब चीजें इसी डायग्राम के अंदर ही चलेंगी आपकी, राइट। तो ये डायग्राम ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो। ये मैं कभी कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ, मैं पूछ के सकता हूँ, ये आपको बिठाना ही पड़ेगा दिमाग में, क्योंकि इसी पे सारे के सारे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल हमने डिस्कस करा था, वर्चुअल मेमोरी भी डिस्कस कर लिया था हमने। वर्चुअल मेमोरी डिस्कस कर लिया था ना बच्चे? यस सर। ठीक है, तो अब जो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, पेजिंग, सेगमेंटिंग, ये सब यहीं पे होने वाला है, इसी डायग्राम में सब चीजें होने वाली हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये डायग्राम दिमाग में अपने हमेशा रखो। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो तो आपके दिमाग में ये डायग्राम हमेशा रहना चाहिए, राइट। चलो, अब हम बात करते हैं आगे की। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। तो पहला फंक्शन तो हमने डिस्कस करा था मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। ठीक है, तो पहला हमने फंक्शन देखा था मेमोरी मैनेजमेंट। ये तो समझ में आ गया था कि भाई प्राइमरी मेमोरी को उसको पूरा कीप ट्रैक करना पड़ता है, उसको ट्रैक रखना पड़ता है उसे। क्यों? क्योंकि उसको यही तो एक उसके पास चीज है जो एज ए मेमोरी एलोकेट करने वाला है ना। भाई प्रोसेस के लिए जो मेमोरी है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, वो कौन सी है? रैम। इस केस में मेमोरी मैनेजमेंट के केस में क्या करना है, उसे रैम को ही मैनेज करना है। तो रैम का उसको ट्रैक रखना पड़ता है कि भाई रैम स्पेस कितनी अवेलेबल है, क्या वो नए प्रोसेस को इन कर सकता है उसमें, क्या ये नहीं कर सकता, रैम फ्री भी है कि नहीं है, अगर फ्री नहीं है तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या टेक्निक यूज करेगा वो उस प्रोसेस को रन करने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर वो करता है, अलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर द यूजर या फिर प्रोसेस, राइट। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट इसका जो वो था फंक्शन, वो क्या था, कोई बताएगा? सेकंड फंक्शन है उसका प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर बोले तो सीपीयू। इनको ध्यान रखना बेटा, जब सीपीयू बोलूं या फिर प्रोसेसर बोलूं, यानी कि मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू प्रोसेसर को ही बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट में क्या करना है उसे, इसको ऐसे याद रखो, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसर टाइम। ये ध्यान रखो, इसको शॉर्ट में याद रखो कि प्रोसेसर टाइम को मैनेज करना। अब मैनेज करना है तो मैनेजिंग में क्या होगा, क्या क्या मैनेज करना होगा उसे,
हाँ बच्चे, आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। तो इसमें हमें क्या करना है, अलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर टू टू व्हाट, किसको? कैश, रैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया प्रोसेसर की जरूरत किसे पड़ेगी? प्रोसेस को। तो प्रोसेस बोलना, कैश कहाँ से आ गया? प्रोसेसर टू प्रोसेस और यूजर, राइट? सर ठीक लेकिन है। मेमोरी एलोकेट तो सर उसका रैम में ही ना होगा। हे भगवान, भैया रैम मेमोरी अलग है, प्रोसेसर अलग है, दो अलग अलग एंटिटीज हैं। मेमोरी देने के टाइम पे उसे मेमोरी मैनेजमेंट करना होगा, जब उसे सीपीयू एलोकेट करना है, उसको एग्जीक्यूट करने के टाइम पे जब उसे सीपीयू रिक्वायर्ड होगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, तो उसे सीपीयू देना भी तो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यस सर, यस सर, नहीं समझा? बस यस सर, समझ गया। हाँ, तो दो अलग अलग चीजें हैं, उनको कंफ्यूजन मत क्रिएट करने दिमाग में। तो जनरली उसे अपने प्रोसेसर की का स्टेटस पता होना चाहिए कि प्रोसेसर फ्री है भी कि नहीं है ना? और आपके प्रोसेस जो चल रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, कोई डिमांड कर भी रहा है सीपीयू का नहीं कर रहा है, या फालतू में मैनेजमेंट कर रहा है वो। तो इस चीज के लिए वो एक प्रोग्राम यूज करता है। ये चीज जो जो कर पाता है वो, ये जो की ट्रैकिंग कर पाता है वो प्रोसेसर की और स्टेटस ऑफ प्रोसेसेस की, उसको यहाँ पर बोला जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। ये एक लॉजिकल नाम है, ठीक है? कोई हार्डवेयर नहीं लगा हुआ है वहां पर। ओएस का एक ट्रैफिक कंट्रोलर नाम की कोई प्रोसेस होगी जो ये चीज मैनेज करेगी कि भाई, जिसका काम होगा कि वो चेक करता रहेगा कि सीपीयू फ्री भी है, अगर फ्री है तो उसे प्रोसेस देना है रन करने के लिए। ये काम ट्रैफिक कंट्रोलर का है यहाँ पर, राइट? तो ऐसा मत सोचना कि ट्रैफिक कंट्रोलर नाम की कोई अलग से डिवाइस होगी वहां पर। क्लियर? यस है सर। ना? और देखो, इसमें इसमें जो उसका टारगेट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इसमें टारगेट होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट के अंडर, वो ये होता है कि भैया, कीप सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। ये याद रखो। उसका लॉजिक में ये डिफाइंड है कि भैया सीपीयू खाली नहीं रहना चाहिए, सीपीयू ऑल द टाइम अपना काम करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर वो खाली है तो उसे प्रोसेस दो कोई ना कोई रन होने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि वो एक रेयर केस है कि प्रोसेस ही नहीं है कोई सिस्टम में जो जो एग्जीक्यूट हो रहा हो, है ना? बट ओएस का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया सीपीयू को बिजी रखना, 100% बिजी रखना। ऐसा ना हो कि खाली हो जाए कहीं पे भी। इसमें भी उसके कुछ चेक मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइनर्स जनरली इसमें क्या रखते हैं, इसमें क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई जैसी उसकी उसकी एफिशिएंसी 80% यूज हो रही हो, वो जो फर्दर कमिंग प्रोसेस है उनको वेटिंग में डालना शुरू कर देता है। क्योंकि उसे पता है कि अगर 80% से ऊपर गई इसकी एफिशिएंसी, मतलब इसका यूज 80% से ऊपर यूज होना शुरू हो गया, तो वो डायरेक्टली लीड करेगा एक कंडीशन की तरफ, जो कि बहुत गंदी कंडीशन है, जिसे हम बोलते हैं सीपीयू थ्रेसिंग। तो जनरली नॉर्मल केस में कभी भी उसका यूटिलाइजेशन, सीपीयू का यूटिलाइजेशन 80% से ऊपर नहीं जाने देता ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अगर मान लो गेम चला दिया, है ना, तो उस टाइम पर इसका जो एफिशिएंसी है वो 80% से एक्सीड कर सकती है। ये एक जनरल क्राइटेरिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एग्जैक्ट यही हो कि 80% पे ही सेट किया गया हो सकता है किसी डिजाइनर ने 90% पे भी सेट किया हो। तो जनरली हम इसे 80% इसलिए बोलते हैं कि भाई 80% से अगर उसका कंटिन्यूस यूज हो रहा होगा, तो चांसेस आर देयर कि देयर विल बी डेडलॉक, वहाँ डेडलॉक होने वाला होगा। या फिर जनरली हम या तो जनरली वो 80% तक जाता नहीं, अगर 80% तक जा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसे टास्क कर रहा है जो कि यूजफुल है ही नहीं। वो रियल में प्रोसेसेस को जो एग्जीक्यूट करने वाला जो उसका मेन टास्क है वो ना करके केवल स्वैपिंग कर रहा है, स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट। ये सब चीजें अभी हम सीपीयू थ्रेसिंग में जब आएंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम सेकंड यूनिट में आएंगे बच्चे, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेसेस जब हम पढ़ेंगे ना,
तो वहां पर आएगा ये चीज, डेडलॉक्स में आएगी ये चीज, है ना। तो मैं इसको आपको आइडिया दे रहा हूँ कि उसका जो मेन लॉजिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये बोलता है कि भैया सीपीयू को ऑल द टाइम बिजी रखना है, खाली नहीं बैठना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि आपका भैया सीपीयू हार्डवेयर है, हार्डवेयर को कंटिन्यूस यूज में रहना चाहिए। देखो हार्डवेयर का अपना एक लाइफ है, उसको तुम यूज करो चाहे ना करो, उसकी अगर एक लाइफ टाइम है, अगर उसका 20 साल का लाइफ टाइम है तो 20 साल ही रहने वाला है। तो इससे अच्छा है कि उसका मैक्सिमम यूज करो, क्योंकि वो थक तो जाएगा नहीं, है ना। हम तो ह्यूमंस हैं, हम तो भाई हमें ज्यादा काम दे दो तो हम थक जाते हैं। बट सीपीयू एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना ही हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है, राइट। ये तो पता होगा कि भैया हार्डवेयर का जितना ज्यादा यूज यूज कर सको, जितनी ज्यादा उससे थ्रूपुट ले सको, वही आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक। तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करने के लिए भी हमारा ओएस की लॉजिक में ये डिफाइंड है कि भैया सीपीयू खाली जैसे ही लगे उसमें और प्रोसेस डालो, उसे रन करने के लिए उसे काम दो, उसे फ्री मत रहने दो, ताकि वो कंटिन्यूस काम करता रहे, फ्री ना रहे। क्योंकि अगर आप फ्री कर रहे हो और वेटिंग में कोई प्रोसेस को सीपीयू चाहिए और आप उसे सीपीयू नहीं दे रहे हो और सीपीयू खाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया। इसलिए वो चाहता है कि अगर प्रोसेस इनलाइन है, प्रोसेसेस हैं रैम में पड़े हुए, तो सीपीयू को देते रहो, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करते रहो, राइट। तो ये समझ में आ गया प्रोसेसर मैनेजमेंट। यस सर। और ये वाली जो लाइन है, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। ये इस लाइन को मैं आपसे पूछूंगा जिस समय मैं सीपीयू थ्रेसिंग आपको पढ़ाऊंगा। उस समय मैं पूछूंगा कि बेटा अब समझ में आया कि सीपीयू थ्रेसिंग तक कैसे पहुंच पाती है कंडीशन। सीपीयू थ्रेसिंग ऐसी कंडीशन है जहां पर सीपीयू कुछ भी फ्रूटफुल नहीं कर रहा होता, वो केवल स्वैप इन स्वैप आउट ही करने में लगा रहता है और प्रोसेस को रन नहीं कर रहा होता, वेटिंग में डालता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी? नेक्स्ट फंक्शन क्या है बच्चे ओएस का? इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, तो थर्ड इज, इसको हम मैं बोल देता हूँ डिवाइस मैनेजमेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है मतलब? जितने भी उसकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन सबका मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन एंड कम्युनिकेशन अमंग देम वाया रिस्पेक्टिव ड्राइवर, राइट। तो ये भी काम किसका है? आपका डिवाइस मैनेजमेंट का, ओएस का, राइट। तो इसमें क्या होता है, वो इसमें वो जितनी भी डिवाइसेस उसके पेरिफेरल्स इंटरकनेक्टेड है उनका कीप ट्रैक करता रहता है, उनको ट्रैक करता रहता है, उनको रेगुलर बेसिस पे चेक करता रहता है कि भैया कनेक्टेड है भी कि नहीं है। अगर यूजर ने डिमांड कर दिया तो मैं दे भी पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, तो उसकी वो ट्रैकिंग करता रहता है आईओ कंट्रोलर के थ्रू, राइट। तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको आईओ कंट्रोलर के थ्रू उनको ट्रैक करते रहना, है ना। और दूसरा डिसीजन लेना कि भैया जब भी यूजर को जरूरत पड़ेगी तो उसे कब देना है और कितने देर के लिए उसे वो डिवाइस देनी है, ये सब डिसीजन लेना आपका डिवाइस मैनेजर का काम है, राइट। और डिवाइस मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। समझ में आ गया बच्चे? डिवाइस मैनेजमेंट में समझ में आ गया या लिखना पड़ेगा मुझे? देखो ये लाइन तो सब में आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो बता दीजिए। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, ये लाइन तो आपके हर एक उसमें आ जाएगी, ऑफ डिवाइसेस इन एफिशिएंट मैनर। ये तो मोस्ट कॉमन लाइन है, ये तो आपके हर एक उसमें जाने वाली है रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, तो वाया आईओ कंट्रोलर कीप ट्रैक ऑफ connected devices, right। तो इसमें डिसाइड कर देता है वो, डिसाइड which process gets device
when and for how long। ठीक है, मेजर टास्क का यही है भाई। डिवाइस किसी प्रोसेस को तो चाहिए होगी, तो किस प्रोसेस को देनी है और कितनी देर के लिए देनी है, ये सब डिसीजन करना ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। क्लियर है बच्चे ये? यस मैं सर, audible- क्लियर। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं बच्चे, ये तो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बस ये होता क्या है कि हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमें बस जब भी कुछ भी लिखना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिवाइस मैनेजमेंट में अगर है तो डिवाइस देनी है और लेनी है, बट किससे लेनी है, किसको देनी है, कितने देर के लिए देनी है ना, क्या वो डिवाइस फ्री भी है या नहीं है। अगर फ्री है तो दे देगा, नहीं है तो क्या करेगा उस केस में। तो ये सब डिसीजन जितने भी हैं, डिसीजन लेने का काम, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और इनके लिए उसके उसने अलग अलग अपने फंक्शंस बना रखे हैं। जैसे ऊपर उसने ट्रैफिक कंट्रोलर बना रखा है, यहाँ पर उसने क्या बना रखा है, आईओ कंट्रोलर। या फिर मोटा मोटा अगर हम इसे देखें इन जनरल फॉर्म टर्म में देखें, तो कर्नल का यूज करता है वो उसके लिए। कर्नल के पास जितने भी डिवाइस ड्राइवर है उन सब की डेफिनेशन है, राइट। यस सर। ठीक है बस, चलो यहाँ तक अभी तक जितना डिस्कशन हुआ ये क्लियर है? ठीक है, तो एक तो ये डायग्राम अपने दिमाग में रखो और एक ये छोटा वाला डायग्राम दिमाग में रखो। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोसेस कहाँ, जब हार्ड डिस्क में होता है तो प्रोग्राम होता है, जब उसको रन होना होता है तो उसको कंपलसरी है रैम में आना, और रैम से फिर उसको सीपीयू पिक करेगा प्रोसेस करने के लिए, और फिर वापस जब वो प्रोसेस कर लेगा उसके रिजल्ट्स रैम में डालेगा, और जब वो टर्मिनेट होगा प्रोसेस तो वो यहाँ से वापस अपना सेव हो जाएगा उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन में जो कि हार्ड डिस्क में है उसकी, राइट। तो यहाँ पर मैपिंग करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जो यहाँ से प्रोसेस यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये सब मैपिंग करना, इनके एड्रेसेस मैप करना, ये सारा काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो आपको अभी लग रहा होगा बहुत बड़ी चीजें हैं ये, बट जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो धीरे धीरे आपका कंफ्यूजन क्लियर होता जाएगा, है ना। तो जो हम इतनी आसानी से बोल रहे हैं कि यहाँ से लोड होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से रन होगा, फिर यहाँ जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं है। ये धीरे धीरे हम लोग समझ में आएगा जब हम धीरे धीरे वन बाय वन जाएंगे इन चीजों पे। क्लियर? तो ये डायग्राम